साल 2012 धर्मशाला में बीमा नाम के आदमी को उसके मालिक कॉल करते हैं। कॉल सुनने के बाद वो तुरंत अपने मालिक के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जो भी उसने देखा वो देखने के बाद वो इंसान टोटली शॉक हो चुका था, क्योंकि एक साइड पर एक काले रंग की एसयूवी खड़ी हुई थी, उसके मालिक और तीसरी जगह दो पुलिस वाले। पर जैसे ही बीमा की नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ती है तो उसकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ देखने के बाद उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थीं। दरअसल नीचे ज़मीन पर एक लड़की पड़ी हुई थी जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। देखने में ऐसा लग रहा था कि कई लोगों ने मिलकर उसके साथ बहुत गलत किया है, और दूसरी साइड लड़की के आसपास उसका सारा का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। ये देखते ही बीमा का दिल एक बार के लिए ठहर जाता है। वहां पहुंचते ही उसके मालिक ने कहा कि अभी के अभी तुरंत इस लड़की को ठिकाने लगा दो, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और जो भी इसका सामान है उसे दूर कहीं जाकर दूसरी साइड पर वहां दफना दो। एक भी सबूत वहां पर नहीं बचना चाहिए। अब मेरी और आपकी तरह बीमा के दिमाग में भी ये बहुत सारी चीजें आ रही थी कि क्यों जो पुलिस कर्मचारी वहां पर खड़े हुए थे उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्यों उन्होंने लड़की को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जहां उसे लेकर कोई भी केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। अगर उस लड़की के साथ कुछ हुआ था उसके बाद अगर पुलिस चाहती तो उस लड़की की फैमिली को जाकर बता देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीजें जिस टाइम पर बीमा सोच रहा था उसके मालिक उससे गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। ये बात सुनने के बाद जो जो चीजें बीमा को बोली गई थी उसने वैसा ही सब कुछ कर दिया, और 2012 में गायब की गई लड़की आज भी अपने परिवार को नहीं मिल पाई। और अब ये एक दो लड़कियां नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा लड़कियां, औरतें और कई लोग धर्मशाला से गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में एक एक डिटेल सबूत के साथ हमारे सामने आ चुकी है। जब आप लोग भी इसके बारे में सुनने वाले हो तो आपका भी दिल ठहर जाएगा। आप लोग टोटली शॉक हो जाओगे कि ऐसी चीजें हो कैसे सकती हैं। वेल, सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने भी हमारी लास्ट वीडियो को इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाई। सभी लोगों का यही कहना था कि इस केस के ऊपर पूरी फुल्ली डिटेल्ड वीडियो लेकर आओ, तो आपकी डिमांड पर हमने ये चीज भी कर दी है। अब आपके हाथ में है, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ कमेंट सेक्शन के साथ हाइप का बटन भी आएगा, उसे प्रेस कर दें, जिसके बाद ये केस और भी ज्यादा वायरल हो जाएगा, और जिनके साथ भी ये बुरी चीजें हुई हैं उनको एक छोटी सी सपोर्ट हमारी और आपकी तरफ से पहुंच जाएगी। वेल, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए केस की ओर चलते हैं। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइज। ईयर 1995 डिस्ट्रिक्ट मांड्या के विलेज राजपुरा के बीच भीमा नाम का एक 18 साल का लड़का रहता था। स्टडी के बीच इसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिसके बाद इसके बड़े भाई इसे एक ऑफर देते हैं कि कल से तुम भी मेरे साथ मेरे काम पर चलो। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका स्टडी के बीच कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे लगता था कि मैं भी भाई की तरह काम करूंगा और कुछ पैसे कमा सकूंगा। भीमा एक दलित फैमिली से बिलोंग करता था। घर में ना खाने को ज़्यादा कुछ था और ना ही दूसरी साइड इनके पास कोई ज़्यादा पैसे थे। जॉब के लालच के बीच अपने बड़े भाई के साथ ये भी अगले दिन चला जाता है। ये दोनों लोग धर्मशाला के एक मंदिर के बीच पहुंचते हैं। सुपरवाइजर के साथ बात करने के बाद बड़े भाई ने सारी चीजें भीमा को बताई कि हम दोनों का काम है जो नेत्रावती रिवर है धर्मशाला में उसके आसपास साफ सफाई करना, जिसके बदले हम लोगों को 2500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। इसी के साथ रहने के लिए एक कमरा भी दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद भीमा एकदम खुश हो जाता है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि आगे जाकर जो जो चीजें उसके साथ होने वाली हैं वो सब चीजें भीमा की जिंदगी हिला कर रख देंगी। दरअसल दोस्तों, भीमा को नेत्रावती नदी के पास साफ सफाई करते हुए 1 साल हो चुका था। तो एक दिन ऐसे ही अचानक एक ब्लैक कलर की एसयूवी उसे दिखाई देती है, जो कि नेत्रावती नदी के किनारे पर खड़ी हुई थी, और उसी के आसपास एक औरत की लाश भी पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद वो टोटली शॉक हो जाता है। उसके मालिक ने बोला कि शायद ये लड़की नदी के बीच गई थी। अब इसकी जान पहचान वाला तो हमें कोई नहीं जानता, तो तुम ही इसे जाकर दो। भीमा को लगा कि शायद मालिक की बात सच है। ये सुनने के बाद उसने उस औरत को एक जगह पर दफना दिया। दूसरी बात जो उसके मालिक ने बोली वो सुनने के बाद एक बार के लिए उसके मन में भी शक आ गया था, क्योंकि मालिक ने बोला कि जो भी उसका बैग या दूसरी चीजें हैं उन सभी को इसकी जगह से काफी दूर जाकर दफना दो कि किसी को कुछ पता ना चले। अब वहां पर भीमा बहुत सारे सवाल अपने मालिक से करना चाहता था, लेकिन डर के बीच वो एक भी चीज अपने मालिक से नहीं पूछ पाया।
पर जो भी उस लड़की के साथ किया गया था वो चीजें देखकर बीमा शॉक हो चुका था। तन पर एक बड़ा नहीं और ऐसा लग रहा था कि कई लोगों ने मिलकर उसके साथ कुछ गलत चीज की है। और दूसरी साइड बीमा को लगा कि क्यों मंदिर के लोग इस चीज को छुपाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को जाने देता है। ऐसे ही थोड़ा टाइम और बीता और मालिक ने फिर से भीमा को ये सेम काम करने के लिए कहा। इस बार फिर से एक 20 साल की लड़की नेत्रावती नदी के पास उसको मिलती है, जिसके ऊपर अखबार डाली हुई थी और साइड पर 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हुए थे। अब जब भीमा उस जगह पर पहुंचता है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार इस लड़की के साथ पहले वाली लड़की से भी ज्यादा गलत चीजें की गई थी, जो कि चीजें मैं इस वीडियो के अंदर वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब इस बार उसकी हेल्प पुलिस वाले खुद करते हैं और इस लड़की को ठिकाने लगा देते हैं। बीमा ये सोच रहा था कि पुलिस वालों का काम तो ये है कि जिसने भी ये गलत चीज की उसे पकड़ना और जेल में डाल देना, पर क्यों ये लोग खुद इस चीज को कवर करने में लगे हुए हैं। पहली बार तो बीमा को ये लगा कि क्यों ना पुलिस स्टेशन जाकर इस चीज के बारे में बता दूं, लेकिन तभी भीमा को एक चीज याद आती है कि मंडे की हर सुबह उसके मालिक के घर पर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर आते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, जिसका मतलब ये था कि उसके मालिक की फ्रेंडशिप इन पुलिस वालों के साथ भी है। अगर वो जाकर पुलिस को बताएगा तो शायद अगला नंबर उसी का ना लग जाए। इसी डर के बीच वो किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं बताता। ऐसे ही 1-2 नहीं बल्कि कई साल और बीत जाते हैं और टाइम आता है 2012 का। और तभी धर्मशाला में कलेरी पेट्रोल पंप के 200 मीटर की दूरी पर एक लड़की मिलती है। वो लड़की शायद विद्यालय जा रही थी, लेकिन जैसे ही भीमा को इस चीज के बारे में पता चला तो वो जल्दी ही वहां पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद भीमा ने देखा कि कैसे उस लड़की के तन पर सिर्फ एक शर्ट ही है, उसके बाकी के सारे कपड़े गायब थे और उसका किट बैग साइड पर पड़ा हुआ था। इसी के साथ इस बार 3 पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। अब वो पुलिस वाले जल्द से जल्द अखबार के टुकड़े लाते हैं और उस लड़की के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा लग रहा था कि फिर से पुलिस इस केस को भी दबाने की कोशिश कर रही है। भीमा के मन में फिर से सारी चीजें आ गई। जब भीमा ने उस लड़की को देखा तो साफ पता चल रहा था कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें की गई हैं, वो भी इतनी कम एज के अंदर। लेकिन भीमा भी मजबूर था, वो कुछ कर नहीं पाया और जैसा जैसा पुलिस वालों ने बोला उसने वैसा ही किया। कपड़ा डालने के बाद वो लड़की को उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहां पर भीमा के हाथ कांपने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने फावड़ा पकड़ा और खुदाई करने के बाद उस लड़की को वहीं पर दफन किया। अब भीमा के दिमाग में ये चीज आ रही थी कि अगर उस लड़की का किट बैग भीमा के हाथ में आ जाएगा तो वो वहां से उस लड़की का नाम, जो उसके पिता का नाम जान सकता है, जिसके बाद वो उसकी फैमिली को जाकर बता देगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती और पुलिस वाले उस बैग को भी दफना देते हैं। और एक बार फिर भीमा कुछ भी नहीं कर पाया और इसी के 2 साल बीतने तक भी ये सेम चीजें रिपीट होती रहती हैं। 2014 में भी उसने किसी न किसी तरह अपने मालिक का विद्रोह करना चाहा, लेकिन वो नहीं कर पाया। जिसके बाद अपनी फैमिली को लेकर वो अलग स्टेट में भाग जाता है कि जहाँ पर किसी को भी उसके बारे में ना पता चले। और अचानक ही 2025 के बीच वो वापिस आ जाता है, कुछ फोटोज और कुछ सबूतों के साथ। एक लेटर पुलिस को लिखता है और आगे की कार्रवाई शुरू करवा देता है। उसने तो सिर्फ 400 लड़कियों और औरतों के बारे में बताया, लेकिन इसी के साथ एक और सीक्रेट आदमी भी सामने आ चुका है। जैसा कि धर्मशाला के लोग बोल रहे थे कि 1-2 लड़कियों का मामला नहीं, लगभग 1000 से ज्यादा लोग धर्मशाला से गायब किए गए हैं, जिनका लिंक कहीं ना कहीं इनके मंदिर के साथ भी है। और सेम धर्मशाला के इस मामले के बारे में 2012 में पता चला था, जब सौजन्या नाम की एक लड़की का केस बाहर आता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को बहुत ज्यादा आगे पहुंचा सकता है, जिसके साथ मैं और आप लोग मिलकर इन सभी 1000 से ज्यादा लोगों को इंसाफ दिलवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सौजन्या केस के बारे में। 11 अक्टूबर 2012 धर्मशाला में सौजन्या नाम की एक लड़की अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है। सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए वो अपने घर से निकली, क्योंकि आज कॉलेज के अंदर एक फेस्टिवल था, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। खुशी खुशी बस में बैठने के बाद वो अपने कॉलेज चली जाती है। वहां से लगभग 2:30 बजे वो बस पकड़ती है और अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन पूरे 3:30 बजे जिस टाइम पर वो बस से उतरी तो वहां से उसके घर का रास्ता पूरे 30 मिनट का था।
वॉक करने के बाद हर रोज ही 30 मिनट में वो अपने घर पहुंच जाती थी। लेकिन जैसे ही वो बस से उतरी तो रास्ते में उसके पापा के एक दोस्त का घर भी आता है। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको नमस्कार करने के बाद वो अपने घर की ओर चली जाती है। पर जिस टाइम पर उसके अंकल ने उसे देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी। अंकल को भी लगा कि आगे 20 मिनट और वॉक करने के बाद वो घर तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। शाम के 6 बज चुके थे। उसकी फैमिली हर जगह पर अपनी लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी सौजन्या नहीं मिलती। जिसके बाद 11 बजे वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों का ये कहना था कि हम कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे। तो तभी पीछे से और 10 लोग आते हैं। प्रेशर पड़ने के बाद कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है, लेकिन पुलिस एक चीज़ पर अब भी अड़ी हुई थी कि हम लोग कल सुबह तक वेट करेंगे। अगर आपकी लड़की घर आ जाती है तो ठीक, अगर नहीं आई तो हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। ऐसा होने के बाद अगली सुबह भी आ जाती है, लेकिन पुलिस ने अब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की। जिसके बाद बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। इसी प्रेशर के बीच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तभी नेत्रावती नदी के पास एक जगह में सौजन्या मिल जाती है, वो भी एक ऐसी हालत के अंदर कि मैं आपको वर्ड्स के बीच एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके ऊपर एक दुपट्टा था, कोई और कपड़ा नहीं, और ऐसा लग रहा था कि कई लोगों ने मिलकर उसके साथ बहुत गलत चीजें की हैं। इसी के साथ उसके मिट्टी भी भरी गई थी। ये चीज देखते ही एक बार के लिए तो पुलिस के हाथ भी कांपने लगे कि आखिरकार इतनी ज्यादा चीजें किसने कर डाली। और बाद में पुलिस वाले कुछ कपड़े मंगवाते हैं। सबसे पहले इस लड़की के ऊपर कपड़े डाले गए और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और जब ही सौजन्या की फैमिली को इस चीज के बारे में पता चलता है तो सभी लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा था कि अगर पुलिस वाले रात को ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करते तो उनकी लड़की के साथ ये सब कुछ ना होता और उनकी लड़की बच भी जाती। इसी गुस्से के अंदर धर्मस्थला के और भी बहुत सारे लोग मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फैमिली का ये कहना था कि जल्द से जल्द पुलिस वालों को क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए जिसने भी उनकी लड़की के साथ इतनी ज्यादा चीजें की हैं। और तभी पुलिस पहुंच जाती है एक मंदिर की सीढ़ियों के पास, जहां पर उन्हें एक पागल सा संतोष राव नाम का एक आदमी मिलता है, जिसे कि खुद वहां के रहने वाले लोगों ने ही पकड़वाया और कहा कि जो भी कल लड़की के साथ हुआ है वो इसी आदमी ने किया है। ये होने के बाद पुलिस जल्द ही अरेस्ट कर लेती है और लड़की के गायब होने के 2 दिनों के बीच ही पुलिस ने ये कह दिया कि यही है वो आदमी जिसने ये सब कुछ किया है और हमने 24 घंटों के बीच बीच उसे पकड़ भी लिया। लेकिन अब भी सौजन्या की फैमिली को इस चीज पर कोई यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी उनकी लड़की के साथ हुआ वो एक पागल इंसान तो नहीं कर सकता, उसके बीच काफी बड़े बड़े लोगों का हाथ है। खैर इसी के बाद जैसे ही संतोष राव को जेल में डाला गया तो उसका केस पूरे 11 सालों तक चलता है। इन 11 सालों के बीच संतोष राव के वकील बहुत सारी दलीलें पेश करते हैं। वकीलों का ये कहना था, पहली बात तो संतोष राव पागल है, वो इतनी तगड़ी प्लानिंग नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये था कि संतोष राव दूर कहीं से आया था, अगर उसने लड़की के साथ ये सब कुछ किया है तो वो सेम मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठता, अगर वो चाहता तो वहां से अपने गांव भाग जाता, जिसके बाद किसी को उसके बारे में पता नहीं चलता। और ऐसी ऐसी दलीलें पेश करने के बाद संतोष राव को 11 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि तुम बेकसूर हो और तुम्हें आज से ही रिहा किया जाता है। इसी के बाद और बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन 2023 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज पास की जिसके अंदर कोई भी इंसान इस केस से जुड़े हुए जो भी कल्प्रेट हैं उनका नाम आगे नहीं ले सकता। और इसी बात को लेकर धर्मशाला के लोगों को भी लगता है कि इस काम के बीच हमारा पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। जो भी चीजें अब तक बाहर आई हैं उन्हें देखने के बाद तो ये चीज साफ हो रही है कि जो भी सौजन्या के साथ हुआ उसके बीच मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का ही हाथ है और ऊपर से उनके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर है कि आज हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े यूट्यूबर भी इसके बारे में बात नहीं कर पा रहे। और सौजन्या के जाने के 13 सालों बाद भी आज भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया और ऊपर से लोग भी डरते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन आप भी जानते हैं इससे पहले भी हमने एक वीडियो निकाली थी जिसके अंदर इस सारे केस के बारे में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे चेक जरूर कर लेना। अब अगला स्टेप है आपके ऊपर, इस वीडियो को आगे के आगे शेयर कर दो जिसके बाद मैं और आप सभी लोग मिलकर इन लड़कियों के इंसाफ की मांग कर सकें।